दोस्तों, सात फेरे कहानी के 46वें भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब लोगों को बहुत हैरानी हो रही थी कि अनुराग शादीशुदा है, वरना सब लोगों को तो यही लग रहा था कि अनुराग आरजू को पसंद करता है। आरजू मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अनंत पर पड़ती है, जो कि हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि मुझे तो लगा था कि अनुराग तुम्हें। आरजू भी उसकी बात का मतलब समझ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें फेर लेती है, जैसे कह रही हो खफा हूँ, बेवफा नहीं। अलीशा, अनुराग की वाइफ। अलीशा अनुराग से अलग होते हुए कहती है, ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना तुमने आरजू को? अनुराग कहता है, भाई तुम आरजू से ही पूछ लो। आरजू कहती, हाँ, तंग तो बिल्कुल नहीं किया, पर काम भी कोई नहीं किया इसने। अनुराग शादीशुदा है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी तो साहिल को हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो डांस करने लग जाए। वो एकदम से अनुराग के पास जाता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है, कसम से आज पहली बार तुम्हें गले से लगाने का मन किया है। वो धीरे से बोलता है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं कि इसे क्या हुआ। अनुराग कहता है, अरे आराम से आराम से, अब गला दबा दोगे क्या? अलीशा सबकी तरफ देखते हुए कहती है, वैसे ये लोग कौन हैं? अनुराग कहता है, ये सब भी हमारी कंपनी के ही मेंबर्स हैं। ये साहिल मेहरा, ये उसकी ब्यूटीफुल वाइफ स्नेहा मेहरा, और ये अनंत ओबरॉय। अलीशा सबको हेलो बोलती है। आरजू कहती है, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। अनुराग एकदम से अलीशा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये बिल्कुल नहीं थकी है, चलो डार्लिंग घर चलते हैं। फिर उसके कान में कहता है, सारी थकावट दूर कर दूंगा। अलीशा उसके पेट में कोहनी से मारते हुए कहती है, चुप रहो तुम नौटंकी कहेंगे। वो दोनों अपनी ये प्यार वाली लड़ाई करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अनुराग का सच जानने के बाद साहिल जितना खुश था, उतना ही अनंत परेशान था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सबको ये था कि उस अनुराग एक बहुत अच्छा इंसान है, उससे तो कई गुना अच्छा, जो आरजू का कितना ख्याल रखता है, कितनी केयर करता है, और सबसे बड़ी बात, वो आर्यन को भी कितना चाहता है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर के सारे गुण हैं उसमें। उसके साथ आरजू बहुत खुश रहेगी, और अब अनंत के लिए सिर्फ और सिर्फ आरजू की खुशी मायने रखती है। वो कहीं भी रहे, किसी के साथ भी खुश रहे, उसे वो सारी खुशी मिले जिसकी वो हकदार है, जो उसे अनंत नहीं दे पाया। अनुराग के लिए उसको तसल्ली थी कि वो हर तरीके से बेस्ट है, पर अब अनुराग तो शादीशुदा है। अब क्या होगा? क्या आरजू हमेशा अकेली रहेगी? अनंत नहीं चाहता था कि आरजू उसके जैसे इंसान के लिए एक ही जगह रुकी रहे। और आर्यन, उसका क्या दोष है इस सब में? आर्यन का वो मासूम सा सवाल, मेरे पापा क्यों नहीं हैं, बस यही सवाल दिमाग में अटक गया था उसका। यही सब सोचते हुए वो गाड़ी चला रहा था। अगले दिन ऑफिस में आज तो अंजलि वाइट कलर की साड़ी पहन कर आई थी, जिसमें उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। अनंत हमेशा वाइट कमीज पहनता था, तो बस आज उसने सोच लिया था कि अपने दिल की बात वो उससे बोल कर रहेगी। अनंत और आरजू तो एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, और इस बात की उसे इतनी खुशी थी कि बस साहिल और स्नेहा के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। स्नेहा उससे पूछ पूछ कर थक गई थी कि क्या बात है, पर साहिल हर बार उसे इग्नोर कर देता। सब लोग ऑफिस आ गए थे और मीटिंग रूम में थे। सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। साहिल और स्नेहा आमने सामने वाली चेयर पर बैठे थे। दोनों के चेहरे से वो रौनक गायब थी जो हमेशा होती थी, जो कि आरजू को महसूस हो गई थी और नोटिस कर रही थी कि बीते दिनों ये दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। बीच बीच में दोनों की नज़रें टकरा रही थी। जहाँ स्नेहा अपनी नज़रें नहीं हटाती, वहीं साहिल बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेता है। स्नेहा की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे छिपाने के लिए वो गर्दन झुका लेती है।
साहिल भी उसके नमाक देख लेता है, पर वो ऐसा दिखाकर जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है। वो सामने रखी फाइल उठाकर उसमें आंखें गड़ा लेता है। आरजू दोनों की हरकतों को देख रही थी। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म करके बाकी सब चले जाते हैं। रह जाते हैं साहिल, स्नेहा और आरजू। अनंत उस वक्त वहाँ नहीं था। अब कमरे में अंधेरा था तो आरजू उठकर रूम के साथ अटैच वाशरूम में चली जाती है, जिसका पता स्नेहा और साहिल दोनों को ही नहीं चलता। साहिल भी अपनी फाइल्स उठाकर वहाँ से जाने लगता है। स्नेहा एकदम से उसके सामने आ जाती है और आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम मुझसे? कम से कम मुझे ये तो बताओगी मेरी गलती क्या है? साहिल कहता है, सामने से हटो, तुम्हारी फालतू की बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। स्नेहा बेबसी से कहती है, साहिल प्लीज़, तुम्हारी बेरुखी खल रही है मुझे। तुम्हारा ये अजनबियों जैसा बिहेव अंदर ही अंदर तोड़ रहा है मुझे। साहिल कहता है, तो अजनबी ही तो हूँ मैं तुम्हारी नज़रों में। वो भी बेबसी से बोलता है, तुमने अपना समझा ही कब है मुझे? स्नेहा कहती है, ऐसा मत कहो प्लीज़, तुम मेरे सब कुछ हो। साहिल गुस्से से कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं समझती हो तुम मुझे, न दोस्त, न पति और न मिट्टी का पापा। स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती है, ये गलत है साहिल, मैंने तुम्हें। साहिल बीच में ही रोककर कहता है, सच कह रहा हूँ मैं। जिस वक्त तुम आरजू के सामने चीख चीख कर कह रही थी ना कि मिट्टी कपूर की बेटी है, उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी वो तुम नहीं समझ सकती। स्नेहा हैरानी से साहिल की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुमने? साहिल कहता है, हाँ, सब सुन लिया था मैंने। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बोले शब्दों से मेरा कितना दिल दुखा है। तुमने एक झटके में कह दिया कि मिट्टी मेरी बेटी नहीं है। साहिल की आवाज़ रूंझ जाती है। स्नेहा उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो साहिल। साहिल कहता है, हाँ, पिछले 6 सालों से गलत ही तो समझ रहा हूँ। मुझे लगा था कि तुमने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया, मेरे प्यार ने तुम्हें अपना अतीत भुला दिया, पर नहीं, गलत था मैं तो तुम्हारी नज़र में मिट्टी का पापा भी नहीं बन गया। शायद मेरे प्यार में कहीं कमी है। स्नेहा एकदम से उसके सीने से लगते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज़, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। वो आरजू दीदी जब तुम्हें सुना रही थी तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं बस इसलिए उसे बताने गई थी कि वो तुम्हें गलत ना समझे। साहिल उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, आरजू को जो कहना है कहने दो। मैं गुनहगार हूँ, उसका हक है उसका। वो जो सज़ा मुझे देना चाहे दे सकती है, लेकिन इतना बुरा तो मुझे उसकी बातों का भी नहीं लगा जितना तुम्हारी बातों का लगा है। यहाँ यहाँ सीधा यहाँ लगी है तुम्हारी बातें, जो बहुत तकलीफ़ दे रही है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है। स्नेहा वापस उसके पास जाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो। साहिल की आंखों में नमी तैर जाती है। वो भारी आवाज़ से कहता है, कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि मिट्टी मेरी बेटी नहीं है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, उस रात भी तुम पीछे हट गई जब मैं क्योंकि तुम्हें वही सब याद आ गया था, है ना? स्नेहा अपनी आंखें झुका लेती है, क्योंकि सच कहा था साहिल ने कि जब वो उसके करीब जा रहा था तब स्नेहा को वही सब याद आ गया था। साहिल उसका चेहरा देखते हुए कहता है, बोलो ना, फिर से वही सब सोचने लगी थी ना तुम? सच में मेरा प्यार कमज़ोर ही है, जो आज तक तुम्हारी वो कड़वी यादें भुला नहीं पाया। ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। फिर जाते हुए कहता है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वैसे ही रहो जैसे पिछले 6 सालों से रहती आई हो, एक ही कमरे में अजनबी बनकर। स्नेहा अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। इस बात से अनजान की वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी आरजू सब सुन चुकी है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू साफ करती है और वहाँ से चली जाती है।
आरजू वहीं मीटिंग रूम में रखे सोफे पर बैठ जाती है। साहिल किस हद तक मिट्टी के लिए तड़प रहा था वो सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। पहले स्नेहा की बातें, फिर साहिल की बातें और साहिल का ये कहना कि वैसे ही रहो अजनबी बनकर। वो अपना सर पकड़कर किसी गहरी सोच में डूब जाती है। दिन बीत जाता है और ऑफिस बंद होने का वक्त हो जाता है। धीरे धीरे सभी लोग भी चले जाते हैं। आरजू अपने केबिन में थी, अनंत अपने केबिन में। साहिल तो दोपहर को ही कहीं चला गया था और स्नेहा भी अब घर के लिए निकल गई थी। लगभग सारा ऑफिस खाली था और इसी मौके की तलाश में थी अंजलि। वो बड़ी अदा से अपनी साड़ी का आंचल हिलाते हुए एक फाइल हाथ में लेकर इतराते हुए अनंत के केबिन में जाती है। आरजू जो अपने केबिन में अभी भी काम कर रही थी, वो बजट फाइल ढूंढने लगती है। उसे याद आता है कि बजट फाइल तो अनंत के पास है। तभी प्यून किसी काम से उसके केबिन में आता है। उसे देखकर आरजू कहती है, जाओ पहले अनंत सर के केबिन से बजट फाइल लेकर आओ। प्यून कहता है, अभी लाया मैडम जी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। प्यून आरजू की तरफ देखकर कहता है, मैडम घर से फ़ोन है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। तो आरजू कहती है, तो पहले नहीं बोल सकते थे, जाओ तुम घर जाओ। प्यून कहता है, थैंक यू करता हुआ चला जाता है। आरजू वहाँ से उठते हुए बजट फाइल लेने खुद ही जाना पड़ेगा, ये कहकर वो अनंत के केबिन की तरफ चली जाती है। अनंत जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर था। मैं आई कम इन सर। अंजलि की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। अनंत उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, कम इन। अंजलि बेहद अदा से अंदर आती है, पर अनंत एक बार भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझता। अंजलि उसके सामने अपनी फाइल करते हुए कहती है, इस पर आपके साइन चाहिए। अनंत उसकी तरफ देखे बिना उसके हाथ से फाइल ले लेता है। जैसे ही वो फाइल खोलता है तो हैरानी से आंखें फैल जाती हैं उसकी, और वो असमंजस से अंजलि की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या है मिस अंजलि? अंजलि कहती है, यही सच है सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू। दरअसल उस फाइल में एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर अंजलि ने अपने दिल की बात लिखी हुई थी। हर तरफ आई लव यू अनंत जी। ये सुनते ही अनंत को एक झटका लगता है। अंजलि उसके लिए ऐसा सोचती है, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था उसने। अनंत के केबिन में आ रही आरजू ने अभी केबिन का दरवाज़ा बस हल्का सा खोला ही था कि उसके कानों में भी अंजलि के शब्द पड़ते हैं, आई लव यू अनंत सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अनंत अंजलि की तरफ देखते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या तुम, या होश खो दिए है तुमने अपने? जाओ यहाँ से। वो बेरुखी से बोलता है। अंजलि कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या कमी है मुझ में? क्यों आप मुझसे दूर दूर रहते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार। अनंत बीच में थोड़े गुस्से से कहता है, इनफ एंड गेट आउट। अंजलि उसके पास जाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी फीलिंग को समझिए। अनंत उससे पीछे होते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये गलत है। अंजलि कहती है, क्या गलत है? क्या किसी को प्यार करना गलत है? अनंत एक गहरी सांस लेकर कहता है, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, पर मुझे जैसे गिरे हुए और घटिया इंसान से प्यार करना गलत है। अंजलि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अनंत कहता है, जानती ही क्या कितना हो तुम मुझे? अंजलि कहती है, जितना जानती हूँ उतना ही काफ़ी है। अनंत कहता है, नहीं, कुछ नहीं जानती हो तुम मेरे बारे में। एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ मैं, पापी हूँ मैं। कोई लड़की मेरे से प्यार कर ही नहीं सकती, बल्कि हर लड़की को नफ़रत करनी चाहिए मुझसे, क्योंकि उसी के लायक हूँ मैं। अंजलि उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अनंत उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रेपिस्ट हूँ मैं, रेप किया है मैंने 6 साल पहले। अनंत की आवाज़ में कितना दर्द था ये अंजलि देख पा रही थी। अनंत आगे बोलते हुए कहता है,
एक लड़की के तन का ही नहीं, मन का भी रेप किया है मैंने। उसकी आत्मा तक का रेप किया है मैंने। उसकी खुशियों का भी रेप किया है मैंने। उसके भरोसे का भी रेप किया है मैंने। उसकी उम्मीदों का भी रेप किया है मैंने। वो उम्मीदें जो उसने मुझसे लगा रखी थी, वो भरोसे जो मुझ पर करती थी, वो खुशियाँ जो वो मेरे साथ जीना चाहती थी, उन सब का रेप किया है मैंने। सब खत्म किया है अपने ही हाथों से। बोलते वक्त आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द, तड़प, अफसोस, पछतावा सब छलक रहा था। अंजलि बस एकटक उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। अनंत उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब भी तुम मुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार करती हो। अंजलि कहती, हाँ, अब तो और भी ज़्यादा प्यार हो गया है आपसे। चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपको अपने के पर कितना पछतावा है, वरना लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अपनी गलती मानने के बजाय कह देते हैं कि हाँ, हो गया तो हो गया, क्या करें, अब जान दे दें क्या अपनी। 6 घंटे तक नहीं लगाते वो और दूसरी गलती कर बैठते हैं। और एक आप हैं, कोई नहीं मानता गलती करने के बाद कि मैंने ये मैंने किया है। और एक आप हैं जो चीख चीख कर अपनी गलती को मान रहे हैं। बोलते बोलते वो आनंद की तरफ बढ़ने लगती है। जो भी थी आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, पर इतना जानती हूँ कि आप आज भी उसके लिए ईमानदार हैं। तो सोचो, जब आपको मुझसे प्यार होगा तो मेरे लिए कितने ईमानदार होंगे आप। कहते कहते वो अनंत के करीब हो जाती है। अनंत उससे पीछे होते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अंजलि उसके और करीब जाते हुए कहती है, हाँ, हो गया है दिमाग खराब। कोई सुध नहीं है मुझे। हर जगह आप ही आप नज़र आते हैं। प्लीज़ मेरे प्यार को मत ठुकराइए। वो अनंत के सीने पर अपने हाथ रखते हुए बोलती है। अनंत एकदम से कहता है, दूर दूर हटो। अंजलि कहती है, अब दूर नहीं रह जाता आपसे। ये कहकर वो उसके होठों पर अपने होठ रखने लगती है। वो उसके बेहद करीब थी। दूर से कोई देखे तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस कर रही है। इससे पहले कि वो अनंत के और भी करीब जाती, आरजू एकदम से केबिन का दरवाज़ा खोल देती है और सिर्फ अनंत की तरफ देखती है। अनंत भी एकदम से आरजू की तरफ देखता है। आरजू का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया है। उसकी आंखें बहने को तैयार थी। अंजलि पीछे मुड़कर आरजू की तरफ देखती है। आरजू दोनों को देखकर बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। अनंत एकदम से अंजलि को खुद से दूर करता है और आरजू के पीछे जाने लगता है। अंजलि एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मुझे छोड़कर। अनंत उसका हाथ झटकते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। उसने इतनी ज़ोर से अपना हाथ छुड़वाया कि अंजलि संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। लेकिन तब तक अनंत वहाँ से जा चुका था। आरजू अपने केबिन में चली जाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके, जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। अनंत एकदम से उसके केबिन में जाता है। आरजू अपनी आंखें फाइल में गड़ा लेती है, पर वो रो रही थी। ये साफ पता चल रहा था। उसको ऐसे देखकर आनंद के दिल में कुछ चुभता है। अनंत उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। आरजू एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। अनंत उसकी मनोदशा समझते हुए